नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, और अब तक लगभग 13 वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई। और इसी क्रम में आज 14th लेक्चर हम अपना शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने इस पोर्शन के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स दोस्तों मौलिक अधिकारों के इस क्रम में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के बारे में जो हमने आर्टिकल 14 to 18 बात किया था, अब बारी है वहां से आगे बढ़ने की, और आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हम बात करेंगे। उसमें हमारा दूसरा राइट आएगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार की हम उसमें बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों। और सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता होती क्या है। देखिए दोस्तों, क्या है, अगर हम अपना प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री उठा के देखें, मिडवल उठा के देखें, उसके बाद मॉडर्न उठा के देखें, तो 1946 या 1947 ही मैं उसको मान सकता हूँ। 1947 से पहले का जो समय, जो कालखंड गुजरा है, लगभग हमने वो सारा समय, सारे में से थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं ना, आधे से थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं। तो वो समय ऐसा गया है कि हमने गुलामी झेली है, और भारत देश लगातार किसी ना किसी शासकों का या किसी देशों का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है, डोमिनेंट स्टेट रहा है। तो भारत को गुलामी की मतलब एक आदत सी ही हो गई थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 1947 में, जिस समय भारत देश को आज़ादी मिली है। ये चीज़ हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसके बारे में पूर्ण चर्चा हम करेंगे। अब दोस्तों क्या है, भारत देश स्वतंत्र हो गया है, तो क्या भारतीयों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये देश दूसरे देश से बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या अब यहाँ पर जितने भी राजनेताओं ने मिलकर, जितने भी लोगों ने मिलकर हमारे संविधान की नींव रखी है, हमारे संविधान को बनाया है, तो कहीं ना कहीं उस संविधान में स्वतंत्रता की बात करिए, और स्वतंत्रता उस संविधान में राज्य द्वारा हमें दिया गया है। ठीक है, तो सारी की सारी स्वतंत्रता की बात किसके लिए की गई है? तो वो हम आम लोगों के लिए की गई है, जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार हमारा ये बना दिया है। और कब से कहां तक की बात करिए दोस्तों? आर्टिकल 19 to 22 की हमने इसमें बात करी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि आर्टिकल 19 में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में चर्चा यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 से ही हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे इसके पार्ट आने वाले हैं, बहुत सारे अंग इसमें आने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए कहता है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब यहाँ से मीडिया से भी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या है, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर मीडिया को जाने की पूर्ण अनुमति है। उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है, इंडिपेंडेंस है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो दोस्तों बात ये है, अब यहाँ से अभिव्यक्ति की बात कर लेते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी कोई किताब लिख सकते हैं, अपनी कोई मूवी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो सब चीज़ क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है अपने आप को, खुद को। ठीक है, तो दोस्तों खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को अभिव्यक्त करने की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप आज लोग देख रहे होंगे कि हर लोग क्या है, आप साउथ इंडिया में चले या फिर आप बॉलीवुड की ही बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिएगा। ठीक है, लगातार फिल्में बनाई जा रही है, हर किसी को लिखने का शौक होता है, हर किसी को पढ़ने का शौक होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर चीज़ें वाजिब और जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब बात करते हैं यहाँ से आगे की। दोस्तों आर्टिकल 19 फर्स्ट का बी पार्ट कहता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड कॉन्फ्रेंस, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए क्या है, हम लोग अगर बात करें किसी लीडर की, किसी नेता की, तो नेताओं की सभा सम्मेलन लगातार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अपना एक यूनियन बनाया, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे चल के। मैंने अपना कोई यूनियन बनाया, या फिर मुझे कोई दिक्कत है,
मुझे समाज की किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी दिक्कत वाली बात है तो मैं 10 से 100 लोगों को या इससे ज़्यादा को या कम को कहीं पर भी इकट्ठा करके अपनी प्राइवेट जो मेरी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, सार्वजनिक जो क्षेत्र होगा, संपत्ति होगी, वहाँ पर मैं अपनी सभा या सम्मेलन कर सकता हूँ। इसका मुझे पूर्ण अधिकार है। लास्ट यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य को दिक्कत नहीं है। राज्य का मतलब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 में कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो उनको दिक्कत नहीं है, स्टेट को कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका जो उत्तराखंड, इससे कोई वो नहीं होता है ना। तो ये राज्य नहीं है यहाँ पर राज्य का जो मतलब है वो पार्लियामेंट से है, आपका संसद से है और सरकारी निकायों से है, सबसे है ना कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर अन्य केरला, तमिलनाडु, जितने भी हमारे राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पे उनकी परिभाषा से मतलब नहीं है। मतलब है कि सरकार और सरकारी निकायों से या फिर सरकारी संस्थानों से वहाँ पर राज्य को परिभाषित किया गया था आर्टिकल 12 में, जो हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम। तो दोस्तों अब क्या है कि किसी को भी सभा या सम्मेलन करना है तो पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता है। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को कोई आपत्ति है, तो अब क्या होता है कि आप जो लोकल अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो अपना स्थानीय प्रशासन होता है, तो कई बार हो सकता है कि उससे आपको परमिशन लेनी पड़े, अनुमति लेनी पड़े। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता है, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। और अगर ऐसा करता है तो आप उसको दिखा सकते हैं अपना संविधान उठा के कि आर्टिकल 19 भी मुझे ये अधिकार देता है सभा या सम्मेलन करने का। उसके बाद में फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, अब आप देखिएगा हर जगह यूनियन मिलती है, हर किसी की यूनियन है, हर किसी की यूनियन है। इस देश में कोई भी अपनी एक यूनियन बना सकता है। एक रिक्शा चालक भी अपनी यूनियन के साथ में घूमता है, एक मजदूर, एक लेबर भी अपनी यूनियन के साथ में घूमता है। तो हर किसी की यूनियन है, हर कोई अपना यूनियन बना सकता है। और यूनियन का यहाँ पे एक मतलब और भी है दोस्तों, कोई भी यहाँ पर कोई भी नई पार्टी, कोई भी नया दल यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता से मतलब यही है कि यहाँ पर कोई दल या कोई पार्टी भी बना सकते हैं और अपना कोई संघ भी बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और इसका अधिकार आपको कौन देता है? 19 फर्स्ट का सी देता है या ग देता है। आर्टिकल 19 के डी की, आर्टिकल 19 का डी कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रांसमिशन। तो फ्रीडम ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है दोस्तों संचरण की स्वतंत्रता। और संचरण की जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या है? संचरण जो शब्द है इसका मतलब होता है दोस्तों घूमना फिरना। तो इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो और वो किसी भी दूसरे स्टेट में, राज्य में सफ़र करके अपना घूमना फिरना कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति साउथ इंडिया से आता है, किसी भी स्टेट से आता है और उसको नॉर्थ इंडिया के जो हिमालय वाला पार्ट है, लद्दाख वाला पार्ट है या फिर उत्तराखंड वाला पार्ट है, हिमाचल वाला पार्ट है, जहाँ पर घूमने की बहुत अच्छे जो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। आप लोग भी यहाँ पे आइएगा, क्योंकि हम लोग भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड की देवभूमि से, हरिद्वार से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। आप भी आइएगा और देखिएगा, घूमिएगा और इसका लुत्फ उठाइएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कन्याकुमारी से आना चाहता हो लद्दाख घूमने के लिए या फिर हमारा हरिद्वार देवभूमि घूमने के लिए, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि इसको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा कि हाँ भाई तू कहाँ से आया, कि कन्याकुमारी से आया, क्या करने? घूमने आया। कहाँ से? कन्याकुमारी से, और यहाँ पे घूमने के लिए, तू वापस जा, तू नहीं घूम सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ट्रांसमिशन कर सकता है, संचरण कर सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। और उसको ये स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 19 फर्स्ट का डी पार्ट देता है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ई में लिखा हुआ है दोस्तों फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, और निवास की स्वतंत्रता से दोस्तों क्या मतलब है आप सुनिएगा। एक व्यक्ति, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिला से बिलोंग करता हूँ। अगर मुझे उत्तराखंड के ही किसी दूसरे जिले में जाके अपना निवास स्थापित करना है तो मुझे स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। और यदि अगर मुझे उत्तराखंड से किसी दूसरे स्टेट में भी जाना है तो मैं इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हूँ, वहाँ पर जाकर अपना निवास स्थान स्थापित करने के लिए। इसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता कि आप उत्तराखंड वासी हैं, आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब बात करी गई है किसकी? ऐप में आता था दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ।
44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया। अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, 78 के बाद में ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसको क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में। अब दोस्तों लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट होता है दोस्तों कानूनी अधिकार। क्या होता है? कानूनी अधिकार। अब इसको क्या किया? एक बात होती है कि संपत्ति का अधिकार है, इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया क्या? कि नहीं किया भाई साहब, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों से इसको खत्म कर दिया। यहाँ से हटा के इसको दूसरी जगह पे रख दिया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। और हमारे संविधान का आर्टिकल 301 में 300A में इसको वहां पे कर दिया है, लिख दिया है, मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से इसको आप हटा देना दोस्तों, यहां पे लिखोगे तो इसको पूरा डिटेल में आप लिखोगे कि किस कारण से, किस प्रकार से यहां पर इसको हटाया गया है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। जी पार्ट में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्वतंत्रता। अब बात यह है दोस्तों, हमने देखा है किसी भी चीज का, किसी भी खाद्यान्न पदार्थ का जो रेट है वो हो सकता है हर एक राज्य में अलग अलग हो जाए। तो अगर मुझे इस हरिद्वार जिला में गेहूं का रेट कुछ भी मिल रहा है और किसी दूसरे राज्य में उसी चीज का रेट मुझे 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, और हो सकता है कि अगर मैं जो यहाँ से किराया वगैरह लगा के जाऊंगा उससे वो सब निकाल के भी मुझे वहां पर जाने में बेनिफिट हो रहा है, तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे व्यापार करना है, मुझे ट्रेड करना है। पूरे भारत देश में किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ में आप लोग व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि इस चीज के लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 19 फर्स्ट का जी हम आर्टिकल हमें यह अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर, कहीं पर भी जाकर किसी भी चीज का, लीगल चीजों का आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनका ही व्यापार करने लगे, तो ये सब चीज तो भाई साहब इलीगल है कि नहीं? तो अब यहां से बात करते हैं, क्योंकि हम जो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की अभी बात करी है, ये चीज़ें भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। शोषण में इस चीज़ का हम बात करेंगे जब हम अगला यहाँ से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, अगला राइट अपना पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, तो उसमें सब चीज़ें आएंगी कि किस प्रकार से यहाँ से स्मगलिंग की जा रही है बॉडी पार्ट्स की, ऑर्गन्स की। ठीक है, कि किस प्रकार से उनको विदेशों में भेजा जा रहा है और अपने ही भारत के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो किस प्रकार से उन सब चीज़ों का एक बिजनेस बनाया गया है, उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। और वहाँ पर उसको रोक कौन देता है, तो वो सब हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें दिया गया है वो किसने दिया है? आर्टिकल 19 ने ही दिया है। तो आर्टिकल 19 के लगभग ये 4 से 5 या 6 पार्ट हैं, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से बाहर ऑब्जेक्टिव अब नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 अपराध और अपराधी से जुड़ी हुई बातों को लेकर आता है। हालांकि जो यहाँ से जो गिरफ्तारी वाली बात करेंगे वो इससे अगले आर्टिकल में करेंगे, लेकिन किसी अपराधी ने जो भी अपना अपराध किया होगा उसके लिए जो सजा के प्रावधान है वो किस प्रकार से है, एक बार देखिएगा दोस्तों। तो आर्टिकल 20 का ए कहता है, आर्टिकल 20 का ए कहता है कि अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी। द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड अंडर द रूल या लॉ विच इज इन प्लेस एट टाइम ऑफ द क्राइम। अर्थात अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा भी मिलेगी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया था और अपराध के रूप में उसने मर्डर किया था। ये मर्डर किया गया था 2014 में। 2014, ये बात सच नहीं है भाई, ये मैं बना के बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आपको कभी सोचा कि हाँ ऐसा हो गया तो मर्डर फ्री हो गया, कर दो सब लोग, है ना, मार काट मचा दो चारों तरफ, ऐसा नहीं करना भाई। तो दोस्तों 2014 में किसी व्यक्ति द्वारा एक अपराध किया गया था मर्डर के रूप में। अब उस समय क्या था, मर्डर के लिए 14 वर्ष की सजा थी। सपोज दैट हमने मान लिया, अब 14 वर्ष की उनको सजा होती थी, लेकिन अभी क्या है, वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, वो भागा ही फिर रहा था, फरारी काट रहा था वो बेचारा। वो कोपचे में लिया गया 2018 में। कब?
2018 में सॉरी, तो 2018 में जब वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसको कोर्ट में ले जाया गया, तो उसके केस की जब वहाँ पे जांच पूरी हुई तब देखा गया कि इसने क्राइम तो किया था यार 2014 में, और 2014 में 14 वर्ष की ही सज़ा थी, लेकिन अभी 2018 में इसकी सज़ा हो गई 8 वर्ष। तो उस व्यक्ति को 8 वर्ष की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पकड़ा गया 2018 में। क्राइम किया था कब? 2014 में। उस समय सज़ा का प्रावधान कितना था? 14 वर्ष। तो उसको 14 वर्ष की ही सज़ा मिलेगी, ना कि 8 वर्ष की मिलेगी। यही मतलब हुआ किसका दोस्तों? यही मतलब हुआ है अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध के, अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। आर्टिकल 20 का बी क्या कहता है? आर्टिकल 20 का बी कहता है ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम, एक अपराध के लिए एक दंड। ऐसा नहीं हो सकता कि अपराध एक किया है और आपको दंड मिले 2 या उससे ज़्यादा। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप आर्टिकल 20 को उठाकर उनको दिखा सकते हैं कि ये देखिए आपके भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, और यदि इसका वो उल्लंघन करते तो फंडामेंटल राइट्स के वो खिलाफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का सहारा लेके आपके फंडामेंटल राइट का बचाव कर सकता है। इस चीज को मैंने दोबारा जानबूझ के बोला ताकि आपको याद हो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की हम बात करते हैं, संवैधानिक उपचार की बात करते हैं, वो आर्टिकल 32 में आती है, और आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है और आपके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है। और इसी प्रकार से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 226 का वहां पे यूज करके, आर्टिकल 226 का यूज करके वहां से हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का बचाव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहाँ पे आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं द क्रिमिनल कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द पुलिस टू जस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि ऐसा किया जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों। एक्चुअली बात यह है, हमारा पूरा भारत देश केरला नहीं है, हमारा संपूर्ण भारत देश केरल राज्य नहीं है, क्योंकि केरल राज्य की मैंने बात इसलिए की है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और अगर ऐसा संपूर्ण भारत में हो जाए तो दोस्तों बात ही कुछ और हो। लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग विधान है, अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं। तो दोस्तों बात ये है, जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है या नहीं भी करता है, तो कई बार नहीं भी करने के चक्कर में वो बेचारा चला जाता है सबके दायरे में आके। अब दूसरी पार्टी जिसके साथ में क्राइम किया गया था या फिर कोई बचाव के लिए अपना कर रहा है, उस सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, कोई राजनेता है या फिर कुछ भी पैसे वाली फार्म है, तो दोस्तों वो पैसा वैसा इधर उधर करके वहाँ पर क्या होता है, प्रशासन को दिक्कत में लेके आ जाता है। अब प्रशासन वहाँ पे फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है किसको, उस व्यक्ति को जो यहाँ पे पकड़ा गया था, कि एक काम कर ले, अपने खिलाफ गवाही दे दे कि हाँ तूने ही किया ये सब चीज़। तो ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, ये आपका मौलिक अधिकार है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को बाध्य किया जा रहा है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी इस बात को सुनने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा बैठा है आपके इंतज़ार में। लेकिन बात इतनी है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग वहाँ तक पहुँच जाए, और इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जो आपके साथ में गलत किया जा रहा है राज्य द्वारा, मैंने फिर से राज्य शब्द को यहाँ पे यूज किया है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो राज्य द्वारा जिस भी चीज़ का हनन हो रहा है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है या कुछ भी इसमें दिक्कत की जा रही है, तो आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब बढ़ते हैं यहाँ से अगले आर्टिकल पे और बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो दोस्तों हम सब लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है, और आप खुद भी इसको नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब दोस्तों इसी के अंदर एक बात है, एक चीज़ होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP,
राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों क्या अंतर होता है हमारे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में? तो दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार होते हैं। इसमें आप अगर राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या हनन किया जाता है तो दोस्तों आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इनके बचाव की आप उनसे विनती कर सकते हैं या फिर अपनी प्रक्रिया वहाँ पे जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी हमारे मौलिक अधिकारी है, एक प्रकार से वो हमारे मौलिक अधिकारी बनने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी नहीं है, भविष्य में कभी। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे तत्व हैं, ऐसे अधिकार हैं जिनको राज्य जब सक्षम होगा या अपनी इच्छा से ही उनको लागू करेगा। उनके लिए आप लोग कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और अगर आप जाओगे भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राज्य की कर्तव्य है और कर्तव्य उन तब होता है जब वो आदमी कोई सक्षम होता है। ठीक है, तो अगर अभी राज्य सक्षम नहीं है उन सब चीज़ों को मौलिक अधिकारों में बदलने के लिए, तो दोस्तों आप लोग भी उनसे गुहार नहीं कर सकते या उनको प्रेशर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोग उनको मौलिक अधिकार बनाएंगे। हाँ, जब भी उनको लगता है, राज्य को लगेगा कि हाँ अब इस चीज़ को अपना एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, तो वो लोग कर देते हैं। इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, देखिए क्या है। डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक आता था आर्टिकल 45। कौन आता था दोस्तों? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बात किया गया था फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। किसकी बात की थी? तो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन जो ये निःशुल्क शिक्षा वाला प्रावधान डीपीएसपी में रखा गया था, ये तब तक हमें नहीं मिला जब तक इसको मौलिक अधिकार नहीं बना दिया गया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, क्या हुआ हमारे इस संविधान में दोस्तों, एक अमेंडमेंट हुआ, एक आपका जो संशोधन है हुआ। तो उस संशोधन के तहत इस डीपीएसपी के तत्व को उठाकर इन्होंने बना दिया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार दोस्तों यहाँ पर इसको बना दिया गया, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट द्वारा इसको बनाया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारा फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स के लिए था, जो हमारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कहाँ पे था? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अब इसको कन्वर्ट करके बना दिया गया हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और हमें क्या मिल गया? शिक्षा का अधिकार। और जब ये मौलिक अधिकार बनेगा तो मौलिक अधिकारों के क्रम में किसी आर्टिकल, किसी अनुच्छेद में इसको रखा जाएगा, और इसके लिए नया आर्टिकल फॉर्म किया गया, आर्टिकल 21 फर्स्ट बनाया गया। आपको ये याद रखना है कि फ्री एजुकेशन, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, जिसमें हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो दोस्तों कहाँ पे रखा गया? आर्टिकल 21 के फर्स्ट में रखा गया। जो पहले क्या था? आर्टिकल 45 था, और आर्टिकल 45 मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर आता था। अब इसको 86वां संविधान संशोधन करके क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 फर्स्ट में आता है। ये पहले डीपीएसपी का एक तत्व था, राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक एलिमेंट था। अब बात करते हैं यहाँ से दोस्तों आगे। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसके अंदर जितनी भी हम बातें करेंगे यहाँ पर दोस्तों, अरेस्ट रूल के बारे में बातें करेंगे, गिरफ्तारी के नियमों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली
अगर कोई भी जो व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या करने वाली होती है, करने के लिए उसके घर पे पहुंचती है, तो क्या होता है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और अगर कारण नहीं बताए तो ये आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि उसको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिरफ्तारी का कारण बताने का जो प्रावधान है, गिरफ्तारी का कारण बताने का जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 22 के फर्स्ट में ए पार्ट में, क पार्ट में किसकी बात करी गई है दोस्तों, किसकी बात की गई है, तो गिरफ्तारी के कारण बताना होगा अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है। उसके बाद में जो 22 है, 22 के जो बी है उसका दो पार्ट है दोस्तों, 22वें आर्टिकल के दो भाग हैं, उसको आपको याद रखना है। इसका ए वाला पार्ट कहता है द कल्प्रिट, या जो आपका ऑफेंडर या क्रिमिनल कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, द कल्प्रिट विल हैव टू अपीयर इन द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। अब बात यह है, अपराधी को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक चीज यहां पे आपको राइट दे दिया है, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है आज, तो आपको अब जो टाइम हो रहा होगा उससे अगले 24 घंटों के बीच में ही, उसी के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। इसका आपको पूरा का पूरा राइट है। और इसीलिए क्या होता है, जैसे सैटरडे और आपका संडे, सैटरडे और संडे में जैसे कोर्ट बंद रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुलिस भी खेल खेलती है, फ्राइडे की शाम को अरेस्ट करेगी। अब पता है उनको कि हाँ सैटरडे संडे में तो दिक्कत होने वाली है, कुछ भी नहीं होगा, तो बढ़िया से रिमांड पे लेने के लिए 2-3 दिन मिल जाते हैं। और भाई साहब जब मार मिलती है तो फिर कोई भी बोल देता है कि हाँ भाई साहब मैं नहीं करा, ठीक है नहीं, तो ऐसा वो लोग करते हैं जानबूझ के। अब अपराधी को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होगा, ये अधिकार, ये चीज कहाँ से है, तो आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट में रखी गई है। और इसी के अंदर एक बात और है दोस्तों, अगर कोई अपराधी, अगर किसी ने अपराध किया है तो कोर्ट में ले जाने के बाद में आप उसको सीधा अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको क्या है, पूरे के पूरे बचाव के उसके प्रबंधन का अधिकार उसको दिया गया है। कोई भी अपराधी है, अगर उसने मर्डर भी किया है तो वो अपना वकील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर भी किया है, कत्ल भी किया है, तो उसको भी अपना वकील चुनने का अधिकार है, उसको भी अपने बचाव के प्रबंधन करने के अधिकार है। और ये अधिकार कौन देता है, ये अधिकार देता है आर्टिकल 22 का बी पार्ट। क्लियर है कि दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे की बात करेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए देखते हैं क्या बात है उसके अंदर है।